हेलो साथियों, सनाया एजुकेशन पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो क्लास नंबर 6 है, इससे पहले हम 5 क्लास करा चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं। 1947 में 1947 से पूर्व यमुनानगर की टिम्बर मार्केट तो किस नाम से जाना जाता था? जो 1947 पहले जो टिम्बर मार्केट थी, उसको अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? अब्दुल्लापुर मंडी। अब जो यमुनानगर था, इसका जो पहले नाम था वो था अब्दुल्लापुर। क्या नाम था? अब्दुल्लापुर इसका पहले नाम था। ठीक है। अब इसका फ़िलहाल वर्तमान में यमुनानगर है, बट इससे पहले जो इसका नाम था यमुनानगर से, वो था अब्दुल्लापुर। ठीक है, ये हो गया। अब जो यमुनानगर बना था, वो बना था 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को ये हरियाणा का ज़िला बना था। जब ये ज़िला बना तो उस समय हरियाणा के 4 ज़िले बने थे। मैं आपको बता देता हूँ, उस समय जो हरियाणा के कई ज़िले बने थे, 4। कौन कौन से? आप ट्रिक याद कर सकते हो, कृपा। ठीक है, 4 ज़िले बने थे 1 नवंबर 1989 को। कैसे? कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत, वाई से यमुनानगर। कैथल, ठीक है, कैथल, ठीक है, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। इस तरह हरियाणा के 4 ज़िले उस समय बने थे। कब? 1 नवंबर 1989 को। ठीक है। अब जो यमुनानगर है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है प्लाईवुड के लिए। ठीक है। मैं आपको सुनना है और अपने नोट डाउन करना है। मेरे पास अभी इतने संसाधन नहीं है कि मैं यहाँ इस पर आपको सही तरीके से दिखा पाऊँ। तो आपको सुनना है और अपने नोट डाउन करना है। यमुनानगर प्रसिद्ध है प्लाईवुड के लिए, कागज़ के लिए। ठीक है, कागज़ी कारखाने के लिए। ठीक है, ये मशहूर है। यहाँ एक बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ? यमुनानगर में। ठीक है। और 1933 में यहाँ सरस्वती शुगर मिल की स्थापना की गई। कब? 1933 में। ठीक है। यमुनानगर का जो क्षेत्रफल है वो 1768 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 1768 किलोमीटर। अब यहाँ कुछ जो पर्यटक स्थल हैं यमुनानगर को, वो और देख लेते हैं हम। यहाँ हमें देखने को मिलेगा पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। और पंचवटी जो मंदिर है वो पलवल में देखने को मिलेगा। यहाँ हमें देखने को मिलेगा हमें हथनी कुंड बैराज, यहाँ देखने को मिलेगा हमें चनेटी स्तूप। ठीक है। और जो हाथी जो देखने को मिलते हैं वो सिर्फ यमुनानगर में ही हम देखने को मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन का मंदिर भी हमें यमुनानगर में देखने को मिलता है। कहाँ? यमुनानगर में। ठीक है। तो इस तरीके से यमुनानगर से जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमें डिस्कस करें, सारे नहीं करें, कुछ करें हैं। ठीक है। यह याद रखना, जो टिम्बर मार्केट नाम था 1947 से पहले था, वर्तमान में इसका नाम अब्दुल्लापुर मंडी है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है। 22 अप्रैल 22 से मैं 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। एक है 22 अप्रैल, ठीक है, 22 मार्च और 22 मई। ठीक है। जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है वो मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। कौन सा? पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। ठीक है। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अब 5 जून 7 अप्रैल, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। कुछ दिवस हम और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस। और विश्व टीबी दिवस, कौन सा? जिसको क्षय रोग बोलते हैं हम, ट्यूबरकुलोसिस। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च। ठीक है। 25 अप्रैल को मलेरिया टीबी मनाया जाएगा 24 मार्च। और 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस। धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अब कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वन महोत्सव
एक होता है वन महोत्सव, एक होता है वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई, वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और देख लेते हैं हम। विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस। ठीक है, पोलियो दिवस जो मनाया जाता है साथियों, वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी वो 3 दिसंबर को हम वो मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ दिवस थे उनको डिस्कस कर लिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रोज़ हर शाम को एक क्लास ऐसी यहाँ देखने को मिलेगी हरियाणा जीके की 20 से 25 मिनट की, जिसमें हम सब तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इसकी जो PDF है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूँगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जिसको साथी को जुड़ना है आप लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी थी? हरियाणा की जो दूसरी राज्य की भाषा बनी थी वो बनी थी पहले तमिल। ठीक है, कौन सी बनाई थी? तमिल। लेकिन 2010 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में तमिल को राजकीय भाषा का दर्जा ख़त्म कर पंजाबी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। तो वर्तमान में हरियाणा की दूसरी जो राजकीय भाषा है वो है पंजाबी। पहले थी तमिल, अब है पंजाबी। तो याद रखना 2010 के बाद कौन सी हो गई? पंजाबी। किसने करी थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अब इसमें से देखते हैं दूसरी राजकीय भाषा है वो कौन सी है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में पंजाबी हमें नहीं मिल रहा। तो तमिल पर टिक नहीं करना है। वर्तमान में कौन सी है? थी ना, है। तो अब वर्तमान में पंजाबी है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में है? पहले जो इसकी स्थापना की गई 1969 में की गई। कहाँ की गई? करनाल में। ठीक है, तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? CSSRI, ये करनाल शहर में देखने को मिलता है। हरियाणा के किस शहर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है? तो वो है पानीपत में। पानीपत में एक जगह का नाम है बाहोली। ठीक है, क्या नाम है? बाहोली। ठीक है, बाहोली में ये देखने को मिलती है। इसकी स्थापना 1998 में की गई। 1998 में। ठीक है, 1998 में बाहोली पानीपत में। और पानीपत एक ऐसा ज़िला है जो पहले बार 1 नवंबर 1989 को बना, बाद में फिर इसको 1991 में दोबारा ज़िला बनाया गया, फिर ये शामिल हो गया करनाल में। हरियाणा के 2 अग्रसर वित्तीय औद्योगिक शहर जहां बहुत से उद्योग के सेवा उद्योग स्थापित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा गुड़गांव फरीदाबाद। ठीक है, गुड़गांव और फरीदाबाद। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फरीदाबाद को देख लेते हैं। इसकी जो फरीदाबाद जो ज़िला बना था वो बना था साथियों 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, गुड़गांव बना था 1 नवंबर 1966 को। पहले तो ये देख लेते हैं 1 नवंबर 1966 को गुड़गांव ज़िला बना था, 15 अगस्त 1989 को। अब हम फरीदाबाद के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसको बोलते हैं उद्योग नगरी। उद्योग नगरी, इसको बोलते हैं उद्योग विहार। ठीक है, उद्योग विहार। अब जो सबसे पहला नगर निगम बना था वो बना था 1994 में। किसने बनाया था? भजनलाल ने। किसने? भजनलाल ने। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा का पहला नगर निगम बना था फरीदाबाद। अब टोटल नगर निगम है 11 और 11वें नगर निगम का नाम है मानेसर, जो कि गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, गुड़गांव 11। आज टोटल वर्तमान में कितने नगर निगम है? 11 और पहला था फरीदाबाद। अब देख लेते हैं हम जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमको देखने को मिलता है फरीदाबाद का 2442 किलोमीटर प्रति वर्ग स्क्वायर प्रति वर्ग। और सबसे कम देखने को मिलता है हमें सिरसा का। कितना? 303 किलोमीटर स्क्वायर प्रति वर्ग। हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा राज्य की, तो 573 किलोमीटर प्रति वर्ग। ये हो गया जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब हरियाणा जो फरीदाबाद जो बसाया था
वो बसाया था शेख फरीद ने 1607 में। शेख फरीद 1607 में। कौन थे? ये जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे। किसके? जहांगीर के ये कोषाध्यक्ष रहे हैं। 1607 में इसको बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। गुड़गांव जो शहर नाम रखा गया, ये गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों के, कौरवों के जो गुरु थे, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, उनके नाम पर इसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया। पहले, अब वर्तमान में इसका नाम गुरुग्राम है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। अब फरीदाबाद में साथियों जो फेमस चीज़ें हैं, यहाँ बनते हैं साथियों ट्रैक्टर, यहाँ बनते हैं मोटरसाइकिल, यहाँ बनते हैं जूते, टायर, ठीक है, जेसीबी, ये चीज़ें यहाँ देखने को हमें मिलती हैं। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। गुड़गांव में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हरियाणा का कौन सा शहर यह देश का पहला शहर बन गया जहां प्रत्येक रविवार को राहगिरी, ठीक है, राहगिरी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुबह पैदल चलकर, दौड़कर, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग आदि ट्रैफिक रोककर रोड बंद कर दिया जाता है। तो ये शहर बन गया है गुड़गांव, ठीक है, गुरुग्राम ये शहर बन गया है। ठीक है, और यहाँ हमें देखने को मिलता है गुरुग्राम में एक सोहना है, सोहना का किला, जहाँ पुरानी कार रैली भी फेमस है, और वहाँ हमें गर्म या ठंडा चश्मा भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ देखने को मिलता है हमें शीतला माता का मंदिर, ठीक है, शीतला माता का मंदिर माना जाता है चेचक, खसरा और नेत्र की बीमारियाँ शीतला माता के दर्शन करने से दूर हो जाती हैं। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आंसर, वो आपको नोट डाउन करने हैं डायरी में, तभी जाके आपके क्वेश्चन याद होंगे। मैं एक क्वेश्चन में 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो गुड़गांव में सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, और यहाँ एक वेटलैंड है, रामसर साइट है, जिसका नाम है बसई वेटलैंड। ये भी हमें साथियों गुड़गांव में देखने को मिलती है, बसई वेटलैंड। ठीक है, निम्न में से कौन सा छोटा जिला है? सबसे छोटा जिला साथियों पंचकुला है। ठीक है, पंचकुला सबसे छोटा जिला है। ठीक है, पंचकुला के बाद हम बात कर लेते हैं साथियों। पंचकुला जो शब्द है ये संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है, पंच का अर्थ है 5 और कुला का अर्थ है नहर। ठीक है, यानी कि 5 नहरों का शहर। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अब यह जो ज़िला बना था पंचकुला, वो बना था 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, 1995 को ये ज़िला बना था। अब यहाँ जो साथियों एक झील हमें देखने को मिलती है, टिक्करताल झील। कौन सी? टिक्करताल झील हमें कहाँ देखने को मिली है? वो मिलती है हमें पंचकुला में। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कैक्टस गार्डन। ठीक है, कैक्टस गार्डन भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? पंचकुला में। यहाँ साथियों मोरनी जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, वहाँ एक मोरनी है, और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है करोहो, जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसकी जो लंबाई है कई जगह 15-14 मीटर दे रखी है, कई जगह 1467 मीटर दे रखी है। अब मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। HSSC ने 1514 माना है, बट HBSC जो स्टेट होता है उसमें इसकी जो हाइट है, पिछली बार ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो 1467 इसकी हाइट को माना था। तो याद रखना, ये मैंने इसका बता दिया है। ठीक है, पंचकुला में वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, खोल ई रेतान। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ मोरनी, झबुआ वगैरह यहाँ देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस 2015 घोषित की गई पॉलिसी, इस प्रस्तावना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा वासियों को शारीरिक क्रियाओं और खेलों के अभ्यास के फायदे के बारे में जागरूकता पैदा करना, बिल्कुल सही। स्पोर्ट्स की गुणवत्ता को बढ़ाना, पोषण करना तथा हरियाणा के खेलों में क्षमता बढ़ाना, ये बिल्कुल सही। ऐसा माहौल विकसित करना जहां फिटनेस खेलने का अधिकार समझे, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। हरियाणा, पहले तो राज्य लोक सेवा आयोग जो आर्टिकल है वो 315 से 323 तक हमें देखने को
मिलता है 315 से 323 आर्टिकल में राज्य लोक सेवा आयोग हमें देखने को मिलता है। और हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा इसमें ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन है इसके गलत हैं, तो याद रखना आलोक शर्मा वर्तमान में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भोर सैदान। ये हमें देखने को मिलता है कुरुक्षेत्र में। कहाँ? कुरुक्षेत्र, भोर सैदान जो है वहाँ हमें देखने को ये मिलता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ठीक है। यमुनानगर में हाथी है जो हम बसंतौर जगह है वो वहाँ देखने को मिलता है हमें। वीडियो हमने ये क्लास 5 थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विजेंद्र सिंह बेनीवाल मध्य भार वर्ग बॉक्सर के संदर्भ में सत्य है? तो 2008 में बीजिंग जो ओलंपिक हुए थे उसमें विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने कांस्य पदक जीता था। कोटला हिल्स कहाँ स्थित हैं? ये साथियों मेवात में एक जगह है आकेड़ा, वहाँ के आसपास हमें कोटला हिल्स या कोटला झील भी है। ठीक है, कोटला हिल्स भी हैं और कोटला झील भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? मेवात में ही। ठीक है, तो याद रखना कोटला झील और कोटला हिल मेवात में। और मेवात में हमें देखने को मिलती हैं मेवात की पहाड़ियाँ जिनको अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। तोशाम पहाड़ी स्थित है भिवानी में। तोशाम की जो पहाड़ी है वो भिवानी में देखने को हमें मिलती है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अकबर। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हम देख लेते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो हुआ है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अब मैं बता देता हूँ, बाबर को भारत में बुलाने वाले 3 शासक थे। मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। ठीक है, पंजाब का जो शासक था वो था दौलत लोदी, और एक इसके इब्राहिम लोदी के चाचा थे, ठीक है, अंकल थे, उनका नाम था आलम लोदी। ये 3 शासकों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। ये हो गया। अब जो बाबर भारत आया था, भारत पहली बार बाबर आया था 1519 में। ठीक है, यूसुफ जई जाति खिलाफ उन्होंने आक्रमण करा था। ठीक है, और 1526 में बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। ठीक है, इससे पहले वो साथियों काबुल का शासक था और 1526 में उन्होंने कलंदर की पानीपत की युद्ध के जीतने के बाद कलिंदर की उपाधि ली थी। अब पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई, और इब्राहिम लोदी का मकबरा हमें पानीपत में ही देखने को मिलता है। अब इब्राहिम बाबर का जो लड़का था वो था हुमायूं, और हुमायूं का जो लड़का था वो था अकबर। अकबर का जन्म साथियों 1542 में होता है। ठीक है, और 1555 में वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब जो हेमू थे, हेमचंद्र, इसका पूरा नाम हेमचंद विक्रमादित्य था। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने दिल्ली के जो गद्दी पर बैठने के बाद ली, और ये दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत में आखिरी हिंदू शासक था जो दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। इसका जो बचपन है वो रेवाड़ी में गुजरा। कहाँ गुजरा? रेवाड़ी में। इनका जन्म हुआ था अलवर डिस्ट्रिक्ट में, बट इनका बचपन रेवाड़ी में गुजरा था। ये साथियों पानीपत के दूसरे युद्ध से पहले आदिल शाह सूरी वंश का शासक था। आदिल शाह सूरी उसके मुख्यमंत्री थे। उसके लिए उन्होंने 22 लड़ाइयाँ लगातार जीती, और 23वीं लड़ाई हुई थी पानीपत में जिसमें एक तीर इनकी आंख में आकर लगा और ये बेहोश हो गए। बाद में इसको पकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया। ठीक है, और बैरम खान ने बाद में इनको गला काट कर इनको मार डाला, इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इनका जो मकबरा है हत्या इसकी कर दी। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अकबर था जो इस युद्ध में लड़ा नहीं था। अकबर की तरफ से लड़ा था बैरम खान। ठीक है, कौन लड़ा था? बैरम खान जो अकबर का संरक्षक था। अकबर को तो पानीपत के युद्ध से दूर बिठा दिया गया। ठीक है, सिर्फ लड़ा था बैरम खान जो अकबर का संरक्षक था। हेमू हाथी पर सवार थे और एक तीर इनके आकर लग जाता है और ये बेहोश होकर गिर जाते हैं। बाद में इनको पकड़कर अकबर के सामने पेश कर दिया जाता है जहां बैरम खान की हत्या कर देते हैं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और कौन जीता? उसको अकबर। ये हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा लगता है।
प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर बाहर हरियाणा का कौन सा स्थान है? दूसरा। उसे तो वर्तमान में अगर देखें तो 7वां स्थान है, बट इसके अनुसार दूसरा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मनोज कुमार जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो साथियों कैथल के रहने वाले हैं। कहाँ के? कैथल के। तो याद रखना, वो कैथल के रहने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी योजना की घोषणा की? तो उस घोषणा का नाम था अपनी बेटी अपना धन। घोषणा शुरू करी गई 1994 में भजन लाल के द्वारा। किसके द्वारा? भजन लाल के द्वारा ये घोषणा की गई। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार बीपीएल और एससी परिवार को विवाह में कितनी राशि प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 51,000। ठीक है, 51,000 रुपये हरियाणा सरकार दान देती है। हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? तो 3.5%। अब वन नीति जो आई थी वो आई थी साथियों, वन नीति हमें देखने को मिली 2006 में। राज्य वन नीति है ये। ठीक है, अगर राष्ट्रीय वन नीति बात कर लेते हैं, वो हमें देखने को मिलती है 1988 में। इसमें जो हरियाणा की वन नीति आई थी वो आई थी 2006 में। उद्योग नीति आई थी 2011 में। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण करा? तो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इन तीनों शहरों से वो तो दिल्ली की तरफ गया था। इनका पूरा नाम था तैमूर लंग। ठीक है, और इन्होंने हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में काफ़ी विनाश किया, लूटपाट मचाई थी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो वो है 75.6। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय। अभी के लिए शुक्रिया।